हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मालगुडी डेज नॉवल की एक शॉर्ट स्टोरी द एक्स को करने जा रहे हैं। द एक्स स्टोरी में मेन कैरेक्टर है वेलन। जब ये 18 वर्ष का होता है, 18 साल इसकी उम्र होती है, तभी अपना घर बार छोड़ देता है अपने पिताजी से लड़ाई होने की वजह से। और शुरुआत में, स्टोरी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में भविष्यवाणी करता है कि ये 3 मंजिला मकान में रहेगा और सब लोग इस पर हंसते हैं और एस्ट्रोलॉजर का भी इस बात पर मजाक उड़ाते हैं। अभी ये स्टोरी में 3 मंजिला मकान में रह पाता है या नहीं, ये हम जानेंगे स्टोरी में। सो एन एस्ट्रोलॉजर पासिंग थ्रू द विलेज foretold that Velen would live in a 3-storied house surrounded by many acres of garden। अब एक गांव की स्टोरी है, तो बताया जाता है कि उस गांव से जब कोई एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करने वाला वहां से निकल रहा था, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वेलन जो है 3 मंजिला मकान में रहेगा और उस 3 मंजिला मकान के चारों ओर बड़ा सारा गार्डन एकर्स में फैला होगा। एट दिस एवरीबडी गैदर्ड राउंड यंग वेलन एंड मेड फन ऑफ हिम। अब ऐसा सुनने के बाद सभी लोग उस जवान से वेलन के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फॉर कोपल डिड नॉट हैव अ मोर रैगेड एंड फोरसेकन फैमिली देन वेलेंस। अब ये कोपल एक विलेज है जो कि मालगुडी के आसपास के एरिया में आता है और कोपल विलेज में इससे ज्यादा बुरी हालत किसी की भी नहीं थी कि जो रैगेड हो, यानी कि जिनके फटे बुरे हाल हो, यानी कि उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है और जिसे कि भगवान ने भी अब छोड़ दिया है। गॉड फॉरसेकन यानी कि जिसे भगवान ने भी नेग्लेक्ट किया है, जिस पर भगवान ने भी दया नहीं की। तो वेलन की फैमिली का बहुत ज्यादा बुरा हाल था, वो काफी गरीब थे। हिज फादर हैड मॉर्गेज्ड एवरी बिट ऑफ प्रॉपर्टी ही हैड एंड वर्कड विद हिज होल फैमिली ऑन अदर पीपल्स लैंड्स इन रिटर्न फॉर अ फ्यू आनाज अ वीक। अब उसके पिताजी ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सभी मॉर्गेज कर दी, यानी कि गिरवी रख दी थी और अपनी पूरी फैमिली के साथ काम करते थे। कहां पर? उन लैंड्स पर, दूसरे लोगों के जमीनों पर कुछ एक आना के लिए, यानी कि हफ्ते भर में उन्हें कुछ एक आने मिलते थे दूसरों की जमीनों पर काम करने के लिए। और दूसरों की जमीनों पर वो काम क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने खुद की जमीन गिरवी रख रखी थी। अ 3-storied house for Velen indeed, but the scoffers would have congratulated the astrologer if they had seen Velen about 30 or 40 years later। अब सभी लोग इसका मजाक क्या उड़ाते हैं कि वेलन के लिए 3 मंजिला मकान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं, स्कोफर्स हैं, अगर ये 30-40 साल बाद उसी एस्ट्रोलॉजर को मिलते तो वो उसे इस भविष्यवाणी करने के लिए जरूर शाबाशी देते, कांग्रेचुलेट करते। He became the sole occupant of कुमार बाग, the palatial house of the outskirts of मालगुडी टाउन। अब मालगुडी टाउन के किनारे किनारे, आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी एरिया, तो मालगुडी टाउन के बाहरी इलाके में, बाहरी एरिया में बने बहुत ही बड़े मकान, आलीशान मकान का एकमात्र सोल ऑक्यूपेंट था ये, जो कि कुमार बाग में रह रहा था। पैलेशियल हाउस यानी कि आलीशान बंगला, और ये कुमार बाग जहां पर ये रह रहा था उस टाइम पर, जहां की बात ये 3 मंजिला मकान की गई है, वो 3 मंजिला मकान यही था जहां पर वो रहने लगा, जो कि तीनों तरफ से फैला हुआ था, एक बड़ा सारा बाग बना हुआ था उसके तीनों ओर। When he was 18, Velen left home। अब ये जब 18 साल का हुआ तो इसने घर छोड़ दिया था। His father slapped his face one day for coming late with the midday meal, and he did that in presence of others in the field। अब इसने 18 साल की उम्र में घर क्यों छोड़ा? क्योंकि एक बार जब ये खाना, दोपहर का खाना अपने पिताजी के लिए लेकर गया तो थोड़ा लेट हो गया था ले जाने में, तो इसके पिताजी ने इसके फेस पर बहुत जोर से चांटा मारा, और वो भी खेत में उस टाइम पर काफी ज्यादा लोग थे, उन सभी की प्रेजेंस में इसे चांटा मारा। वेलन पुट डाउन द बास्केट, glared at his father and left the place। अब वेलन खाने की वो टोकरी सी वहीं पर रख देता है, अपने पिताजी को एक क्षण के लिए घूरता है और फिर उस जगह से चला जाता है। He just walked out of the village and walked on and on till he came to the town। अब वो घर जाने की बजाय गांव से सीधा बाहर चला जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और तब तक चलता है जब तक कि वो टाउन तक नहीं पहुंच जाता। He starved for a couple of days, begged wherever he could and arrived in Malgudi, where after much knocking about, an old man took him on to assist him in laying out a garden। अब वो लगभग 2-1 दिन तक भूखा रहता है, कुछ खाने के लिए मांगता है लोगों से, और ऐसा वो तब तक करता है जब तक वो मालगुडी नहीं पहुंच जाता। और काफी लोगों से याचना करने के बाद आखिरकार उसे एक आदमी अपने साथ काम कराने के लिए ले आता है, ताकि वो अपना गार्डन जो है वो सजा संवार सके। द गार्डन एग्जिस्टेड ओनली इन द माइंड ऑफ द गार्डनर। अब ये गार्डन जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ये सिर्फ अभी गार्डनर के मन की कल्पना थी, गार्डनर के दिमाग में ही था। वट दे कुड सी नाउ वॉज एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ वीड कवर्ड लैंड। और अभी के लिए उन्हें सिर्फ काफी एकड़
ऊपर तक दूर दूर तक फैली हुई जमीन दिखाई दे रही थी जो कि पूरी तरह से वीड कवर्ड थी, यानी कि खरपतवार से, फालतू की घास या पौधों से ढकी हुई थी। वेलन्स मेन बिजनेस कंसिस्टेड इन डिस्ट्रॉइंग ऑल द वेजिटेशन ही सो। और वेलन का काम क्या था यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर खरपतवार, जितने भी आलतू फालतू पौधे दिख रहे हैं वो सारे उसे यहाँ से निकालने थे। डे आफ्टर डे ही सैट इन द सन एंड टोर अप बाय हैंड द अनवांटेड प्लांट्स। अब दिन भर दिन वो वहां पर धूप में बैठा रहता और वहां धीरे धीरे वो पौधों को उखाड़ता रहता। और ये पौधे कैसे थे? अनवांटेड, जो कि अपने आप उगाए थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। एंड ऑल द जंगल ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड एंड द लैंड स्टूड एज बेयर एज अ फुटबॉल फील्ड। और धीरे धीरे वो जंगल था, यानी कि जो आलतू फालतू पौधे थे वो सारे गायब होने लगे, यानी कि धीरे धीरे वेलन ने वो सारी खरपतवार वहां से उखाड़ फेंकी और वो मैदान इतना साफ हो गया जैसे कि कोई फुटबॉल का ग्राउंड हो। 3 sides ऑफ द लैंड वर मार्क्ड ऑफ फॉर एन एक्सटेंसिव गार्डन एंड ऑन द रेस्ट वाज टू बी बिल्ट अ हाउस। अब उस जमीन पर 3 साइड पे तो गार्डन बनाने का सोचा गया और उसका एक पार्ट खाली छोड़ा गया क्योंकि वहां पर एक घर बनना था। बाय द टाइम द मैंगोज हैड स्प्राउटेड दे वर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द हाउस। और जब तक मैंगो के पौधे के बीज अंकुरित होने शुरू हो गए थे, यानी कि मैंगो का पौधा निकलना शुरू हो गया था, तब तक उन्होंने घर की नींव भी रख दी थी। अबाउट द टाइम द मोगोसा सैपलिंग हैड शॉट अप अ कपल ऑफ यार्ड्स द वॉल्स वर आल्सो कमिंग अप। और जब तक कि इस जवान मार्गोसा ट्री ने, जवान नीम के पेड़ ने अपनी शाखाएं फैलानी शुरू की थी काफी यार्ड्स तक, तब तक उन्होंने दीवारें भी उठानी शुरू कर दी थी। दीवारें भी अब तक उठा दी गई थी। सैपलिंग का यहाँ पर मतलब है अ यंग ट्री, तो नीम का पेड़ जो कि काफी छोटा था उस समय पर। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुछ फ्लावर्स की बात की गई है, जिसमें हिबिस्कस की बात की गई है, इसे हम हिंदी में गुड़हल का पौधा कहते हैं। क्रिसैंथेमम की बात की गई है, जिसे हम गुलदाउदी का पौधा कहते हैं। जैस्मिन की बात की गई है, जिसे चमेली का फूल कहते हैं, चमेली का पौधा कहते हैं। रोजेस, जिसे कि हम गुलाब कह देते हैं। और कैना, ये एक अमेरिकन प्लांट है, अमेरिकन ट्रॉपिकल प्लांट है। ये जो फ्लावर है ये हिबिस्कस फ्लावर है, इस फोटोग्राफ में क्रिसैंथेमम फ्लावर है, ये जैस्मिन फ्लावर है। इस इमेज में काफी सारे फ्लावर्स हैं, जिसमें हमने रोज फ्लावर की बात करनी है, तो यहाँ पर रोज फ्लावर है और इसके अलावा क्रिसैंथेमम भी है यहाँ पर। अब रोज फ्लावर की क्या खास बात है कि ये कांटों में उगता है, यानी कि इसके आसपास जो झाड़ियां होती हैं उसमें कांटे जरूर मिलते हैं हमें। इसके अलावा इस इमेज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कैना फ्लावर है, जो कि ट्रॉपिकल अमेरिकन प्लांट है। द फ्लावर्स हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम, जैस्मिन, रोजेज एंड कैना इन द फ्रंट पार्क सडनली क्रिएटेड अ वंडरलैंड वन अर्ली समर। तो एक बार की गर्मियों की बात है, ये सभी फ्लावर्स जो हैं, यानी कि हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम, जैस्मिन, रोजेज और कैना, ये सभी पार्क के अगले हिस्से की काफी ज्यादा शोभा बढ़ा रहे थे, यानी कि वहां पर काफी ज्यादा खिल उठे थे और पार्क की शोभा बढ़ा रहे थे। वेलन हैड टू रेस विद द ब्रिकलेयर्स। अब वेलन को ब्रिकलेयर्स के साथ, यानी कि मिस्त्रियों के साथ अब रेस लगानी पड़ रही थी, यानी कि एक तरफ तो मकान बन रहा था और दूसरी तरफ वेलन गार्डन को अच्छे से तैयार कर रहा था। ही वॉज नाउ द चीफ गार्डनर। The old man he had come to assist having suddenly fallen ill। अब वेलन इस गार्डन का चीफ माली बन गया था, यानी कि चीफ गार्डनर बन गया था, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था जो इसे यहाँ पर लेकर आया था वो काफी बीमार पड़ गया था। वेलन was proud of his position and responsibility। अब वेलन को अपने काम पर, अपनी पोजीशन पर और अपने दायित्व पर गर्व होने लगा। He keenly watched the progress of the bricklayers and whispered to the plants as he watered them, now look sharp young fellows। अब वेलन वहां पर जो काम कर रहे थे लोग, उन सभी पर भी निगरानी रखता, अच्छे से उन्हें देखता और उसके अलावा अपने प्लांट्स जिन्हें कि वो पानी दिया करता था उनसे भी बातें करता। और उनसे क्या बातें करता था कि अरे भाई अब तेजी से बढ़ना शुरू कर दो यंग फेलोज, द बिल्डिंग इज गोइंग अप एंड अप एवरी डे। अब जो बिल्डिंग थी वो दिन बर दिन बड़ी होती जा रही थी, यानी कि मिस्त्री उसे बनाते ही जा रहे थे। इफ इट इज रेडी एंड वी आरंट वी शैल बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन। और वो अपने पौधों से ये बात भी कहता था कि अगर ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और हमारा गार्डन तैयार नहीं होएगा तो लोग हम पर हंसेंगे। He heaped manure, aired the roots, trimmed the branches and watered the plants twice a day and on the whole gave an impression of hustling nature and nature seemed to respond। मैन्योर का यहाँ पर मीनिंग है गोबर या फिर खाद, और हसलिंग नेचर यानी कि प्रकृति को जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करना। तो वो पौधों को खाद डालता, उनकी रूट्स में हवा देता, यानी कि उनकी रूट्स को उखाड़ कर रख देता थोड़ा थोड़ा साइडों से ताकि उसे हवा लगती रहे। जो ब्रांचेस थी उन्हें टाइम टू टाइम ट्रिम करता, उन्हें काटता साइडों से, पौधों को पानी भी देता और दिन में 2 बार वो पानी देता था पौधों को। उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वो पूरा दिन पूरा समय ऐसा ट्राई कर रहा है कि नेचर जो है वो जल्दी से बढ़े, यानी कि ये पौधे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। एंड नेचर सीम्ड टू रिस्पॉन्ड। और देखने में ऐसा भी लगता था कि नेचर भी उसकी बात मान रहा है, नेचर भी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, यानी कि वो पौधे भी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं।
For he did present a good sized garden to his master and his family when they came to occupy the house। और उसके बाद जब वो सभी घर वाले उस घर में शिफ्ट हो गए, वहां पर आए, तो वेलन ने उन सभी को एक अच्छा खासा तैयार किया हुआ गार्डन प्रेजेंट किया, उन्हें वो गार्डन सुपुर्द किया। द हाउस प्राउडली हेल्ड अप अ डूम। अब उस घर पर ऊपर गुंबद बना हुआ था, यानी कि गुंबदाकार आकार सा लिया हुआ था वो, जो कि ऊपर से गोलाई भरा होता है। बालकनीज विद इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडवर्क हंग डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द हाउस, smooth rounded pillars, deep verandas, checkered marble floors, and spacious halls ranged one behind another gave the house such an imposing appearance that Velen asked himself, "Can any mortal live in this? I thought such mansions existed only in Svarglok." अब उसके जो घर की बालकनीज थी, जो घर के छज्जे थे, वो काफी अच्छी तरह से नकाशीदार लकड़ी से सजे हुए थे। वो काफी स्मूथ थे, काफी चिकने थे दिखने में। बड़े बड़े गोल गोल पिलर्स थे वहां पर, बड़ा सारा फैला हुआ वरांदा था, बरामदा था, और वहां पर स्क्वायर आकार का मार्बल लगा हुआ था, चेकर्ड मार्बल संगमरमर लगा हुआ था, और बहुत ही बड़े बड़े होल्स थे जो कि एक के बाद एक थे। और उस घर की इतनी बड़ी अपीयरेंस को देखकर वेलन ने अपने आप से पूछा कि क्या कोई मोर्टल, क्या कोई ह्यूमन बीइंग इसमें रह सकता है क्या? मुझे तो लगा ऐसे बड़े बड़े महल सिर्फ स्वर्गलोक में ही होते हैं। When he saw the kitchen and the dining room, he said, "Why, a whole village would be accommodated in this eating place alone." और जब उसने किचन और डाइनिंग रूम को देखा तो उसने कहा कि क्यों भाई, इतनी जगह में तो हमारा पूरा गांव ही खाना खा सकता है। The house builder's assistant told him, "We have built bigger houses, things costly nearing 2 lakhs. What is this house? It has hardly cost your master a lakh of rupees." और तब वो जो ठेकेदार था, उसके असिस्टेंट ने वेलन को कहा कि हम तो इससे भी बड़े बड़े घर बनाते हैं जिनकी कॉस्ट लगभग 2 लाख के करीब होती है। इसका क्या है, ये तो छोटा सा मकान है, इसके लिए तो तुम्हारे मालिक को सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आया होगा। It is just a little more than an ordinary house, that is all. ये नॉर्मल घरों से थोड़ा सा ही बड़ा है, बस इतना ही है। After returning to his hut, Velen sat a long time trying to grasp the vision, scope and calculations of the builders of the house, but he felt dizzy. उसके बाद वो अपनी झोंपड़ी में वापिस आया और उसके बाद वेलन इस मकान को अच्छे से विजन करने लगा, यानी कि इसके खर्चों के बारे में सोचने लगा उसकी शोभा के बारे में, और उसका खर्चा कितना आया होगा उन सभी की कैलकुलेशंस करने लगा। लेकिन ये सब सोचकर उसे डिजी फील होने लगा, उसे चक्कर से आने लगे। He went to the मागोसा प्लांट। उसके बाद वो नीम के पेड़ के पास गया, जो कि अभी प्लांट था, पेड़ नहीं बना था, यानी कि नीम का पौधा था उस समय। ये gripped his stem with his fingers and said, "Is this all, you scratchy one?" यहाँ पर एक वर्ड आया स्क्रैजी। इसका क्या मीनिंग होता है? जो कि बहुत ही दुबला पतला और कमजोर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। तो जब उसे चक्कर से आने लगे, वो अजीब सा फील करने लगा, तो वो नीम के पौधे के पास आता है, उसके एक तने को पकड़ता है अपनी उंगलियों से और कहता है कि बस इतना ही क्या, तुम तो बहुत ही दुबले पतले कमजोर से हो। What if you wave your head so high above mine? क्या ही हो जाएगा अगर तुम मेरे सिर तक पहुंच जाओगे या मेरे सिर को क्रॉस कर जाओगे, यानी कि मेरे बराबर तो पहुंच जाओ। I can put my fingers around you and shake you up like this. मैं तो तुम्हें सिर्फ उंगलियों से पकड़कर और जोर से हिला डुला सकता हूँ। Grow up little one, grow up. अरे भाई अब जल्दी से बड़े हो जाओ छोटे पौधे। Grow fat, और सुडोल बन जाओ, मोटे हो जाओ। Have a trunk which 2 pairs of arms can't hug. और अपना तना इतना मजबूत कर लो कि कोई बाजुओं के 2 जोड़े भी यहाँ पर तुम्हारे आसपास फैला दे तो भी तुम्हें हग ना कर पाए। एंड गो अप एंड स्प्रेड, और बहुत ही ऊंचाई पर चले जाओ और अपनी शाखाओं को फैला लो। बी फिट टू स्टैंड बिसाइड दिस पैलेस, अदरवाइज आई विल पुल यू आउट। और इतने बड़े बन जाओ कि इस पैलेस के बराबर पहुंच जाओ, यानी कि इस पैलेस के ऊंचाई जितना खड़े होने लायक हो जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। When the Magosa tree came up approximately to the vision, the house had acquired a mellowness in its appearance. mellowness यानी कि परिपक्व हो जाना, जेंटल ब्यूटी ले आना। तो वेलन ने जिस तरह से मार्गोसा ट्री का विजन लिया था, जब तक वो उस विजन में पहुंच गया तब तक वो हाउस जो है वो भी अपनी शोभा बढ़ाने लगा, यानी कि वो भी उसके साथ खड़ा हुआ अच्छा लगने लगा, उसकी अपीयरेंस अब आकर्षक लगने लगी। सक्सेसिव समर्स एंड मॉनसून्स had robbed the paints on the doors and windows and woodwork of their brightness and the walls of their original color and had put in their place tints and shades of their own choice. अब साल दर साल गर्मियां निकलती गई, मॉनसून निकलते गए, और उसके बाद उस घर के जो दरवाजे थे, जो खिड़कियां थी और जितना भी लकड़ी का काम था, उससे पेंट वगैरह उतरने लगा था। अब उसका पेंट डल हो चुका था, अब घर की दीवारों की चमक भी अब खत्म हो चुकी थी और उसकी पपड़ियां उखड़ने लगी थी और उनका रंग इस तरह से बदलने लगा था
जैसे वो अपने नेचुरल कलर में आ रही हो। लाइट शेड जो अपने आप धूप की वजह से डल हो जाती है, वैसा शेड उस घर की दीवारों का अब होने लगा था। एंड दो द हाउस हैड लॉस्ट इट्स रेस्प्लेंडेंस, इट हैड नाउ अ मोर ह्यूमन लुक। और क्योंकि इस बड़े से घर की अब शोभा कम हो चुकी थी, इसकी ब्राइटनेस, इसकी शानो शौकत अब कम हो चुकी थी, तो अब ये इंसानों के रहने लायक लगने लगा था। Hundreds of parrots and manas and unnamed birds lived in the branches of the Magosa, and under its shade the master's great grandchildren and the younger grandchildren played and quarreled. अब सैकड़ों तोते मैना यहाँ पर रहने लगे इस मार्गोसा ट्री की ब्रांचेस में, और काफी अननेम्ड बर्ड्स भी यहाँ पर रहने लगे। और इसी नीम के पेड़ के नीचे ही उस मालिक के बड़पोते और जो छोटे छोटे अभी पोते थे वो भी वहाँ पर खेलते, वहाँ पर झगड़ते थे। द मास्टर वॉक्ड अबाउट लीनिंग ऑन अ स्टाफ। अब मास्टर को भी चलने के लिए छड़ी की जरूरत पड़ने लगी। वो डंडे का या छड़ी का सहारा लेकर चलने लगे। द लेडी ऑफ द हाउस who had looked such a blooming creature on the inauguration day was shrunken and grey and spent most of her time in an invalid's chair on the veranda gazing at the garden with dull eyes. और जो घर की मालकिन थी, जो कि इनोग्रेशन सेरेमनी के दिन यानी कि घर के मुहूर्त के दिन काफी ज्यादा चमक रही थी, काफी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, अब वो भी कमजोर हो चली थी, वो बूढ़ी हो गई थी, उनके सफेद बाल आ गए थे, और अब वो अपना ज्यादातर समय इनवैलिड्स चेयर पर बिताने लगी थी, वरांदा में बैठकर, यानी कि बरामदे में वो डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो चेयर होती है उस पर बैठने लगी थी, यानी कि वो चल नहीं पाती थी, और वो अपनी नम आंखों से, बूढ़ी आंखों से उस गार्डन को देखती रहती थी। वेलन हिमसेल्फ वाज मच चेंज्ड। अब वेलन में भी काफी बदलाव आ गए थे। नाउ ही हैड टू डिपेंड मोर एंड मोर अपॉन हिज असिस्टेंट्स टू कीप द गार्डन इन शेप। अब वेलन को भी गार्डन को शेप में रखने के लिए अपने असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती थी, यानी कि उससे खुद से कुछ काम नहीं हो पाता था। ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ एंड 8 चिल्ड्रन आउट ऑफ 14। अब उसने अपने माता पिता को खो दिया, अपनी पत्नी को भी खो दिया, और 14 में से 8 बच्चों को भी खो दिया था। He had managed to reclaim his ancestral property, which was now being looked after by his sons-in-law and sons. उसने अपना पूर्वजों की जमीन तो वहां से छुड़वा ली थी, जिसकी की देखभाल अब उसके बेटे और दामाद करते थे। He went to the village for Pongal, New Year's and Deepavali, and brought back with him one or the other of his grandchildren, of whom he was extremely fond. अब वो अपने गांव भी पोंगल के समय, नए साल के समय या फिर दीपावली के समय जाता था, और जब वापस आता था तो अपने 1-2 नाती पोते अपने साथ ले आता था, जिनसे कि उसे काफी ज्यादा लगाव था। वेलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी। अब वेलन अपने इस कामकाज से काफी ज्यादा संतुष्ट था और खुश था। ही डिमांडेड नथिंग मोर ऑफ लाइफ। अब उसे जिंदगी में और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था। एज फार एज ही कुड सी, द पीपल इन द बिग हाउस टू सीम टू बी इक्वली एट पीस विद लाइफ। और देखने में भी ऐसा लगता था कि उसके जो मालिक का परिवार है वो भी अपना शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था। One saw no reason why these good things should not go on and on forever. और किसी को भी देखने में ऐसा नहीं लगता था कि ये जो जीवन की खुशियां हैं ये जिंदगी भर चलती रहनी चाहिए, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। But death peeped around the corner. लेकिन मौत आखिरकार एक कोने से देखती ही रहती है। From the servants' quarters, whispers reached the gardener in his hut that the master was very ill and lay in his room downstairs. The bedroom upstairs, so laboriously planned, had to be abandoned with advancing age. नौकरों के जो रहने के क्वार्टर्स थे वहां से न्यूज़ेस वेलन तक आने लगी कि मालिक जो हैं अब काफी ज्यादा बीमार हो चुके हैं और उन्हें नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो ऊपर वाले कमरे में रहते थे, जिसे कि बहुत ही शानदार तरीके से, आलीशान तरीके से तैयार किया गया था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अब मालिक वहां पर चढ़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो कमरा उन्हें छोड़ना पड़ा। Doctors and visitors were constantly coming and going, and Velen had to be more than ever on guard against flower pluckers. अब वहाँ पर डॉक्टर्स और आने जाने वाले जो लोग थे, जो उन्हें देखने आते थे, वो लगातार वहाँ पर आने जाने लगे। इसीलिए वेलन को अब ज्यादा सावधान रहना पड़ता था अपने फ्लावर्स के लिए, क्योंकि लोग वहाँ पर आते थे तो वो फ्लावर प्लकर्स बन जाते थे, यानी कि फूलों को तोड़ने वाले बन जाते थे। One midnight he was awakened and told that the master was dead. अब एक रात मध्य रात्रि उसे उठाया गया और बताया गया कि मालिक की मौत हो चुकी है। What is to happen to the garden and to me? The sons are no good. He thought at once. तो एक बार में उसने सोचा कि अब इस गार्डन का क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मालिक के बेटे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। And his fears proved to be not entirely groundless. और उसका जो ये डर था, वेलन का ये जो डर था, वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं था। The sons were no good, really.
वास्तव में ही मालिक के बेटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। They stayed for a year more, quarreled among themselves and went away to live in another house. अब मालिक के बेटे 1 साल तक तो यहाँ रहे, उसके बाद झगड़ा करके और कहीं ना कहीं दूसरे घरों में जाकर रहने लगे। A year later, some other family came in as tenants. और लगभग साल एक बाद वहां पर किराएदार रहने के लिए आए। The moment they saw Velen, they said, "Old gardener, don't be up to any tricks." और जैसे ही उन किराएदारों ने वेलन को देखा तो वेलन को देखते ही उन्होंने कहा कि बूढ़ा गार्डनर या फिर पुराना गार्डनर, हमारे साथ कोई चालबाजी मत करने लग जाना। We know the sort you are. हमें पता है तुम जैसे लोग कैसे करते हैं। We will sack you if you don't behave yourself. अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। वेलन फाउंड लाइफ इंट्रोलेबल और वेलन से इस तरह की अब ये वाली जिंदगी सहन नहीं हो रही थी। These people had no regard for a garden. अब उन लोगों के लिए गार्डन के प्रति कोई भी परवाह नहीं थी, यानी कि वो गार्डन को कुछ अच्छा नहीं समझते थे, गार्डन की परवाह नहीं करते थे। They walked on flower beds, children climbed the fruit trees and plucked unripe fruits and they dug pits on the garden paths. वो लोग फूलों की क्यारियों पर ही चलने लग जाते थे, बच्चे जो थे फ्रूट ट्रीज पर चढ़ जाते थे और अभी कच्चे फ्रूट्स को ही तोड़ने लग जाते थे और वो गार्डन के रास्तों के बीच में खड्डे खोद देते थे। वेलन हैड नो करेज टू प्रोटेस्ट। अब वेलन में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इसका विरोध कर सके। They ordered him about, sent him on errands, made him wash the cow and lectured to him on how to grow a garden. अब वो लोग उसे आदेश देते थे और आदेश किस चीज का देते थे? इरेंड्स के लिए, यानी कि कोई भी सामान लेने या फिर किसी को सामान देने के लिए वो उसे भेजते रहते थे, उसे गायें धोने के लिए कह देते थे और उसे लेक्चर देते थे, भाषण देते थे कि गार्डन को किस तरह से संभाला जाता है। He detested the whole business and often thought of throwing up his work and returning to his village. Detested यानी कि घृणा करना। तो एक बार को तो उसका मन हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना काम छोड़ छाड़ के वो अपने गांव वापस लौट जाए, बट द आइडिया वाज अनबियरेबल, ही कुडंट लिव अवे फ्रॉम हिज प्लांट्स। लेकिन ये वाला आइडिया जो है ये काफी असहनीय था क्योंकि वो अपने पौधों के बिना नहीं रह सकता था। फॉर्चून हाउएवर सून फेवर्ड हिम, लेकिन आखिरकार भाग्य ने उसका साथ दिया, उसकी तरफ आ गया भाग्य। द टेनेंट्स लेफ्ट, वो किराएदार वहां से चले गए। द हाउस वाज लॉक्ड अप फॉर अ फ्यू इयर्स, अब कुछ साल तक वो घर बंद रहा। ओकेजनली वन ऑफ द सन्स ऑफ द लेट ओनर केम राउंड एंड इंस्पेक्टेड द गार्डन। अब वो जो मृत मालिक थे उनके बेटों में से कोई एक बेटा कभी ना कभी बीच में गेड़ा लगा लेता और गार्डन का इंस्पेक्शन करके चला जाता, यानी कि गार्डन में घूम के चला जाता। ग्रेजुअली इवन दिस सीज्ड, और कुछ समय बाद तो ये भी बंद हो गया। दे लेफ्ट द कीज ऑफ द हाउस विद वेलन, उन्होंने घर की चाबियां भी वेलन को सुपुर्द कर दी, यानी कि वो घर की चाबियां वेलन के पास छोड़कर चले गए। ओकेजनली अ प्रोस्पेक्टिव टेनेंट केम डाउन, हैड द हाउस ओपन्ड एंड वेंट अवे आफ्टर रिमार्किंग दैट इट वाज इन ruins. Plaster was falling off in flakes, paint on doors and windows remained only in a few small patches, and white ants were eating away all the cupboards and shelves. प्रोस्पेक्टिव टेनेंट्स यानी कि भविष्य में होने वाले किराएदार। तो कभी कभार कोई किराएदार घर देखने के लिए आ जाते थे वहां पर, उस घर को खुलवाते थे, उस घर का पूरा मुआयना करते थे और फिर कहते थे कि ये तो अब खंडर हो चुका है, दीवारों का जो प्लास्टर है उसकी भी अब परतें बनने लगी हैं, दरवाजों का और खिड़कियों का जो रंग है वो भी उतर चुका है अच्छे से, वहां पर वो छोटे छोटे पैचेस बनने लगे हैं और जो दीमक है, व्हाइट आंट्स हैं, उन्होंने अलमारियों को और शेल्फ्स को पूरी तरह खा लिया है। अ ईयर लेटर अनदर टेनेंट केम एंड देन अनदर एंड देन अ थर्ड, और फिर एक साल बाद कोई और किराएदार आता, फिर कोई और आता और फिर कोई तीसरा आता। नो वन रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स, और कुछ महीने से ज्यादा वहां पर कोई भी नहीं रह पाता। एंड देन द हाउस एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड, और उसके बाद उस घर की इमेज ऐसी बन गई थी कि वो एक भूतिया घर है। इवन द ओनर्स ड्रॉप द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस, और आखिरकार अंत में क्या हुआ, उस घर के जो मालिक थे उन्होंने भी जो आने की प्रथा थी वो कम कर दी, यानी कि अब वो भी वहां पर नहीं आते थे। वेलन वॉज वेरी नियरली द मास्टर ऑफ द हाउस नाउ, अब कहीं ना कहीं वेलन जो है वो अकेला ही उस घर में रहता था, इसलिए कहीं ना कहीं वो ही उस घर का मालिक बन चुका था। द कीज वर विद हिम, चाबियां भी उसके पास ही थी। ही वॉज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, अब वो भी बूढ़ा हो चुका था लगभग। Although he did his best, grass grew on the paths, weeds and creepers strangled the flowering plants in the front garden. हालांकि वो उस गार्डन को संभालने का अपना काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रास्तों में कुछ ना कुछ घास उगाई थी। उसके अलावा जो फूल वाले पौधे थे जो कि आगे के गार्डन में लगे हुए थे, अब उसे भी क्रीपर्स ने घेर लिया था, जकड़ लिया था उन्हें, ताकि पौधे ग्रो ना कर पाए। यानी कि जो वीड्स एंड क्रीपर्स, खरपतवार है, अनावश्यक पौधे हैं, वो भी वहां पर उगाए थे। द फ्रूट ट्रीज yielded
देयर लोड पंक्चुअली। लेकिन जो फलों के पेड़ थे वो समय समय पर अपना काम कर रहे थे, वो टाइम टू टाइम अपने फ्रूट्स डिलीवर कर रहे थे। द ओनर्स लीज्ड आउट द होल ऑफ द फ्रूट गार्डन फॉर 3 years। और जो इस घर के मालिक थे उन्होंने 3 साल के लिए फ्रूट का गार्डन लीज पर दे दिया। वेलन वॉज टू ओल्ड। अब वेलन काफी बूढ़ा हो चुका था। हिज हट वॉज लीकी एंड ही हैड नो एनर्जी टू पुट अप न्यू थैच। थैच यानी कि घास फूस की छत लगाना। तो वेलन अब काफी बूढ़ा हो चुका था, उसकी झोपड़ी भी अब लीक करने लगी थी, यानी कि पानी टपक टपक कर उससे आने लगा था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको अब दोबारा से सेट कर सके, घास फूस की छत लगा सके। सो ही शिफ्टेड हिज रेजिडेंस टू द फ्रंट वरांडा ऑफ द हाउस। इसीलिए वेलन ने अपना रेजिडेंस, अपना रहन सहन बरामदे में कर लिया, बरामदे के आगे की तरफ कर लिया। इट वॉज अ डीप वरांडा रनिंग ऑन 3 sides, paved with checkered marble। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा वरांडा था जो कि 3 तरफ से खुलता था, यानी कि 3 तरफ से फैला हुआ था और उस पर संगमरमर लगा हुआ था स्क्वायर डिजाइन में। द ओल्ड मैन सो नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट लिव देयर। और बूढ़े आदमी को कोई भी ऐसा रीजन नहीं लगता था कि उसे वहां पर क्यों नहीं रहना चाहिए। He had as good a right as the bats and the rats। जिस तरह से वहां पर चमगादड़ चूहे रह रहे हैं उतना ही हक वहां पर वेलन को रहने का भी है। When the mood seized him about once a year, he opened the house and had the floor swept and scrubbed। Swept and scrubbed यानी कि कुचल कुचल कर साफ करना। तो जब भी उसका मन करता साल में एक आध बार तो वो उस घर को खोलता और उस घर के फर्श की रगड़ रगड़ कर सफाई कर देता। बट ग्रेजुअली ही गेव अप दिस प्रैक्टिस। लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आकर आखिरकार उसने ये प्रैक्टिस भी छोड़ दी, ये काम भी छोड़ दिया। He was too old to bother about these things। क्योंकि अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था और ये उसके करने लायक काम नहीं बचा था। Years and years passed without any change। अब सालों साल वो घर वैसे ही पड़ा रहा बिना किसी बदलाव के। It came to be known as ghost house and people avoided it। अब उस घर को भूत बंगला कहा जाने लगा और लोग वहां पर आने से भी अब डरने लगे, वहां पर आना उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। वेलन फाउंड नथिंग टू ग्रम्बल अबाउट इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन वेलन को इस परिस्थिति से भी कोई शिकायत नहीं थी। ग्रम्बल यानी कि कंप्लेंट करना, शिकायत करना। इट सूटेड हिम एक्सीलेंटली, क्योंकि ये घर उसके तो अनुकूल था, उसे तो सही लगता था। Once a quarter, he sent his son to the old family in the town to fetch his wages। अब 3 महीने में एक आधी बार वो अपने बेटे को उन मकान मालिकों के पास भेज देता था टाउन में, ताकि वो उसकी दिहाड़ी मजदूरी यानी कि उसकी सैलरी ले आए। There was no reason why this should not have gone on indefinitely। और ऐसा कोई भी रीजन नहीं लगता था कि ये अनंत काल तक क्यों नहीं चलते रहना चाहिए। But one day a car sounded its horn angrily at gate। लेकिन आखिरकार किसी एक दिन उस गेट पर कोई कार आई और जोर जोर से अपना हॉर्न बजाने लगी। वेलन होबल्ड अप विद द कीज। होबल्ड यानी कि कठिनाई से लंगड़ाते हुए चलना। तो वेलन अपनी कीज के साथ वहां पर लंगड़ाकर चलते हुए पहुंचा। हैव यू द कीज, ओपन द गेट, कमांडेड समवन इन द कार। अब कार से ही किसी ने वहां से ऑर्डर दिया कि क्या तुम्हारे पास चाबियां हैं, गेट खोलो। देयर इज अ स्मॉल साइड गेट, सेड वेलन मीकली। तो वेलन बूढ़ा हो चला था तो बहुत ही कमजोर आवाज में वो बोला कि यहाँ पर साइड गेट है, वहां से आ जाइए। ओपन द बिग गेट फॉर द कार। तो कार में से ही किसी ने आवाज दी कि कार के लिए बड़ा गेट खोलो भाई। Velen had to fetch a spade and clean the vegetation which blocked the entrance। अब वेलन को एक स्पेड, एक फावड़ा लाना पड़ा ताकि वो जो वहां पर फालतू सी खरपतवार, फालतू से पौधे उग रखे हैं उन्हें उखाड़ कर उस रास्ते को साफ कर सके। द गेट्स ओपन्ड ऑन रस्टी हिंजेस, क्रीकिंग एंड ग्रोनिंग। अब हिंज क्या होता है? कब्जे होते हैं जो कि गेट के किनारों पर या फिर संदूकों में या खिड़कियों में लगे होते हैं ताकि वो मूव कर सके। तो अब उस गेट के जो कब्जे थे उन पर काफी ज्यादा जंग लग चुकी थी, वो चरमर की आवाज कर रहे थे। दे थ्रू ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, वेंट थ्रू द हाउस कीनली एग्जामिनिंग एवरी पोर्शन एंड रिमार्क्ड, डिड यू नोटिस द क्रैक ऑन द डूम? द वॉल्स टू आर क्रैक्ड, देयर इज नो अदर वे। तो वो जो लोग आए थे उन्होंने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से खोल दिए, उन्हें अच्छे से चेक किया, मुआयना किया, उनका पूरे घर को अच्छे से एग्जामिन किया और उसके बाद कहने लगे कि क्या तुमने ये क्रैक नोटिस किया डूम के अंदर, यानी कि डूम में जो दरार आ रखी है, गुंबद में जो दरार आ रखी है वो तुमने नोटिस की? दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। इफ वी पुल डाउन द ओल्ड रेमसेकल केयरफुली वी मे स्टिल बी एबल टू यूज सम ऑफ द मटेरियल्स, दो आई एम नॉट एट ऑल सर्टेन दैट द वुडन पोर्शंस आर नॉट hollow inside। Heaven alone knows what madness is responsible for people building houses like this। और अब जो लोग वहां पर आ रखे हैं वो कहते हैं कि हम अगर इस टूटे फूटे जर्जर से मकान को गिराएंगे भी तो अगर हम इसे आराम से गिराते हैं, ध्यान पूर्वक गिराते हैं तो भी कुछ मटेरियल निकल जाएगा जिसे कि हम दोबारा यूज कर पाएंगे। लेकिन ये जो लकड़ी का सामान है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि अंदर से अगर ये खोखली हो गई होगी तो हमारे कोई भी काम की नहीं है। भगवान जाने लोग इतने बड़े बड़े और इस तरह के घर क्यों ही बनाते हैं। They went round the garden and said, "We have to clear every bit of this jungle।"
और उसके बाद वो गार्डन में जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि हमें इस जंगल का कतरा कतरा साफ करना होगा। ऑल दिस विल हैव टू गो, इस सब को यहाँ से साफ करना होगा। सम माइटी पर्सन लुक्ड वेलन अप एंड डाउन एंड सेड, यू आर द गार्डनर आई सपोज। और तभी कोई शक्तिशाली सा आदमी वहां पर वेलन को देखते हुए कहता है कि मुझे तुम यहाँ के गार्डनर माली लगते हो। वी हैव नॉट मच यूज फॉर अ गार्डन नाउ, हमें गार्डन की जरूरत नहीं है अब। ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट हाफ अ डजन ऑन द वेरी बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी विल हैव टू गो। और तभी वो शक्तिशाली आदमी वेलन को कहता है कि ये जो सभी पेड़ है इनमें से कुछ आधा दर्जन जो कि बिल्कुल घर के किनारे किनारे पर हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सब यहाँ से हटाने होंगे। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट स्पेस, हम यहाँ पर खाली जगह को वेस्ट नहीं कर सकते, व्यर्थ नहीं कर सकते। दिस फ्लावर गार्डन it is old fashioned and crude, and apart from that the front portion of the site is too valuable to be wasted। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि हम जरा सा भी स्पेस व्यर्थ नहीं कर सकते और ये फूलों का गार्डन। और उसके बाद वो फूलों के गार्डन के बारे में सोचता है और फिर कहता है कि ये भी काफी पुराने रिवाज का बना हुआ है। और क्रूड का यहाँ पर मीनिंग है जो कि रफ हो, नॉट रिफाइंड हो, यानी कि जिसे कि काफी लंबे समय से साफ ना किया गया हो। तो वो कहता है कि ये काफी पुराने रिवाज का है, साफ सुथरा भी नहीं है अब तो। और इसका जो आगे का हिस्सा है वो वाली जगह तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उसे तो हम जरा सा भी वेस्ट नहीं कर सकते। A week later, one of the sons of his old master came and told Velen, "You will have to go back to your village, old fellow. The house is sold to a company." अब हफ्ते के बाद जो मालिक था पुराना, उनका एक बेटा वहां पर आता है और वेलन को कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से अपने गांव जाना होगा बूढ़े आदमी, ये जो मकान है ये हमने किसी कंपनी को बेच दिया है। They are not going to have a garden. अब उन्हें गार्डन की भी जरूरत नहीं है। They are cutting down even the fruit trees. They are offering compensation to the leaseholder. They are wiping out the garden and pulling down even the building. मकान मालिक का बेटा उसे कहता है कि उन्हें अब गार्डन की भी जरूरत नहीं है, वो फ्रूट ट्रीज को भी काट देंगे और जो लीज होल्डर्स थे जिन्हें कि हमने 3 साल के लिए गार्डन लीज पर दिया था, उन्हें भी वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं और उन्हें अब इस बिल्डिंग और इस गार्डन की जरूरत नहीं है। दे आर गोइंग टू बिल्ड स्मॉल हाउसेस बाय द स्कोर विदाउट लीविंग स्पेस इवन फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास। अब वो वहां पर छोटे छोटे घर बनाने वाले हैं और वो घास के तिनके जितनी जगह भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। देयर वॉज मच बसल एंड एक्टिविटी, मच कमिंग एंड गोइंग एंड वेलन रिटायर्ड टू हिज ओल्ड हट। अब वहां पर काफी शोरगुल होने लगा, भीड़भाड़ होने लगी, काफी लोग वहां पर आने जाने लगे और वेलन को आखिरकार अपनी पुरानी झोपड़ी में ही शिफ्ट होना पड़ा। When he felt tired, he lay down and slept. At other times, he went round the garden and stood gazing at his plants. अब जब भी वेलन को थकान होती तो वो अपनी झोपड़ी में जाता, वहां लेट जाता और बाकी समय पर वो गार्डन में चला जाता, वहां पर घूमता और अपने प्लांट्स को देखता रहता। He was given a fortnight's notice. अब उसे 15 दिन का समय दिया गया। Every moment of it seemed to him precious, and he would have stayed till the last second with his plants, but for the sound of an axe which steered him out of his afternoon nap 2 days after he was given notice। अब ये जो उसे 2 हफ्ते का 15 दिन का समय दिया गया था, ये उसके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस था, काफी ज्यादा कीमती था। अब वो तो अपने पौधों के साथ अपनी आखिरी सांस तक बिताना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे नोटिस दिया गया उसके 2 दिन बाद ही एक दोपहर को उसे कुल्हाड़ी चलाने की आवाज आती है। द डल नॉइस ऑफ अ ब्लेड मीटिंग अ टफ सरफेस रीच्ड हिज ईयर्स। अब काफी तेज से ब्लेड की काफी मोटी परत पर पड़ने की जोर की आवाज उसके कानों तक पहुंची। He got up and rushed out। अब वो तेजी से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ भागा। He saw 4 men hacking the massive trunk of the old magosa tree। अब 4 लोग मिलकर उस बूढ़े से, उस पुराने से नीम के पेड़ को उखाड़ने की, उसके तने को काटने की कोशिश कर रहे थे। He let out a scream, stop that। अब वो जोर से चिल्लाया, अरे भाई रुक जाओ। He took his staff and rushed at those who were hacking। अब जो लोग उसे काट रहे थे वो उन्हें अपनी छड़ी से मारने के लिए दौड़ा। They easily avoided the blow he aimed। What is the matter? They asked। अब तभी वो उस छड़ी के वार से तो बच जाते हैं, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि क्या मसला है भाई। Velen wept, this is my child, I planted it, I saw it grow, I loved it, don't cut it down। तो वेलन वहां पर रोने लग जाता है और रोते रोते ही कहता है कि ये मेरे बच्चे की तरह है, मैंने इसे यहाँ पर प्लांट किया था, इसे बोया था, मैंने इसे बड़े होते हुए देखा है, ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, प्लीज इसे मत काटो। बट इट इज द कंपनीज ऑर्डर्स, व्हाट कैन वी डू, वी शैल बी डिसमिस्ड इफ वी डोंट ओबे एंड समवन एल्स विल डू इट। तो वो जो 4 लोग थे वो कहते हैं कि ये तो कंपनी के ऑर्डर्स हैं भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे और फिर कोई और आकर इसे यहाँ पर काटेगा। वेलन स्टूड थिंकिंग फॉर अ व्हाइल and said, "Will you at least do me this good turn?
गिव मी अ लिटिल टाइम। अब वेलेन कुछ देर सोचने के बाद उन्हें कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा भलाई का काम कर दोगे, मुझे थोड़ा सा समय दे दोगे। आई विल बंडल अप माई क्लोथ्स एंड गो अवे। मैं अपना सामान यहाँ से बांध लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। आफ्टर आई एम गोन डू व्हाट यू लाइक। और जब मैं यहाँ से चला जाऊं तब तुम जो मर्जी कर लेना। दे लेड डाउन देयर एक्सेस एंड वेटेड। तो वो जो अपनी कुल्हाड़ियां हैं उसे वहीं पर रख देते हैं और फिर वेट करने लग जाते हैं। प्रेजेंटली वेलन केम आउट ऑफ हिज हट विद अ बंडल ऑन हिज हेड। और अब वर्तमान में वेलन वहां से अपनी झोपड़ी से बाहर आता दिख रहा है और उसके सिर पर एक बड़ी सारी गठरी है। ही लुक्ड एट द ट्री कटर्स एंड सेड, यू आर वेरी काइंड टू एन ओल्ड मैन, यू आर वेरी काइंड टू वेट। तो वेलन उन ट्री कटर्स को देखता है और उन्हें कहता है कि तुमने इस बूढ़े आदमी पर बहुत ही दया की है, बहुत ही भलाई का काम किया है, अच्छा किया कि तुमने वेट किया। He looked at the magosa and wiped his eyes। अब वो उस नीम के पेड़ को देखता है और अपनी आंखें साफ करता है। फिर ब्रदर्स डोंट स्टार्ट कटिंग टिल आई एम रियली गॉन फार फार अवे। और उसके बाद वो उन सभी मजदूरों को कहता है कि भाइयों मेरी बात सुनो, इसे तब तक मत काटना जब तक मैं बहुत ज्यादा दूर दूर ना चला जाऊं। The tree cutters squatted on the ground and watched the old man go। तो वो ट्री कटर्स वहां पर बैठ जाते हैं ग्राउंड पर और उस बूढ़े आदमी को जाते हुए देखते रहते हैं। Nearly half an hour later, his voice came from a distance, half indistinctly. Don't cut yet. I'm still within hearing. Please wait till I'm gone farther. उसके बाद आधे घंटे का समय बीत जाता है। फिर दूर से ही कुछ आवाज आती है जो कि काफी धुंधली सी आवाज थी। हाफ इंडिस्टिंक्टली आवाज थी, यानी कि काफी अस्पष्ट आवाज थी। और वो आवाज से क्या सुनाई दे रहा था कि अभी मत काटना, अभी भी मुझे सुनाई दे रहा है, यानी कि मैं इतनी डिस्टेंस पे हूँ कि मुझे सुनाई देगा। प्लीज तब तक वेट कर लो जब तक कि मैं यहाँ से दूर ना चला जाऊं। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद।